Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we will discuss our next topic of electrical machines. It's a new chapter, that is second chapter. और ये इस चैप्टर का जो नाम है that is ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. तो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में. So सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? हमें जो पावर जनरेट होती है पावर स्टेशंस में, ठीक है जी, पावर प्लांट्स में, वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होती है. ठीक है, वी हैव सीन के हम कभी कभी अपनी जो स्ट्रीट है उसके बाहर अगर निकलते हैं तो हमारी गली के बाहर ही कोई ट्रांसफार्मर लगा हो, वहां पे लिखा होता है डेंजर, और उस पे लिखा होता है 1100 वोल्ट, समटाइम्स 11 के भी लिखा होता है. ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये एक वहां पे वोल्टेज आ रही है जो कि बहुत हाई वोल्टेज होती है, बट हमारे जो घर को जरूरत होती है वोल्टेज की, जो सिंगल फेज सप्लाई होती है हमारे घर की, वहां पे 220 से लेके 250 वोल्ट हमें इनफ है हमारे घर के लिए. ठीक है, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड कि 220 से 250 वोल्ट हमारे घर के लिए होती है सिंगल फेज सप्लाई. और अगर मैं 3 फेज की बात करूं और सम इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वहां पे मैक्सिमम 440 वोल्ट जो है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द दैट इंडस्ट्री. ठीक है, तो अब बाहर जो स्ट्रीट पे है वो 11 किलो वोल्ट है, हमारे घर को चाहिए 220 वोल्ट या 250 वोल्ट. तो ये वो जो इतनी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक लेके आने का काम किस चीज का है? दैट इज द डिवाइस विच वर्क्स ऑन दैट पर्पस, दैट इज द ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे एनोटेशन ऑन करते हैं. राइट, अपनी कॉपी पेन साथ रख लीजिए. जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस है जिसमें मैंने रेड मार्किंग की हुई है वो अपनी कॉपी पे जरूर लिखते जाए. ठीक है जी, तो one of the main reason of adopting AC system instead of DC system for generation, transmission and distribution of electrical power is that alternating voltage can be increased and decreased conveniently by means of transformer. Now एक लाइन में ही उन्होंने सारा आंसर दे दिया हमें. वो कह रहे हैं कि हमारा जो in this world we have adopted the AC system in our houses, in our industries rather than the DC system. ऐसा क्यों किया? For generation purpose, for transmission purpose, for distribution of power purpose. तो वो कहते हैं AC system ही यूज हो रहा है because we can increase or decrease the AC voltage conveniently. Conveniently means very easily by means of transformer. मतलब हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से AC वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं very easily. So this is the main reason why we have adopted the AC system at our houses. ठीक है जी. Now ट्रांसफर सिस्टम है क्या? ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस. स्टैटिक डिवाइस क्या होता है? दो तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकते हैं. वन इज स्टैटिक, अदर वन इज मूविंग. स्टैटिक होते हैं जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं. ठीक है, और मूवेबल या मूविंग डिवाइस होते हैं जैसे कि हमारी मोटर्स हो गई, जनरेटर्स हो गए. दे आर हैविंग अ मूविंग पार्ट इन देयर कंस्ट्रक्शन. ठीक है जी, सो वो होते हैं मूविंग या मूवेबल डिवाइस बोलते हैं हम उसको. और जो डिवाइस जिसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है जो कि मूवेबल हो, जो नहीं रोटेट करने वाला हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस. ठीक है, सो ट्रांसफार्मर इज अ static device which transfers the AC electrical power from one circuit to the other at the same frequency but the voltage level is usually changed. अब ये क्या करता है? ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पावर को ट्रांसफर करता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी. दैट मींस जो अगर इनपुट पे अगर हम 50 हर्ट्ज दे रहे हैं टू द ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट में भी हमें सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज 50 हर्ट्ज, बट द वोल्टेज लेवल विल बी चेंज. ये उस वोल्टेज को चेंज करता है इनपुट से आउटपुट की तरफ. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल वी हैव अज्यूम दिस इज अ ट्रांसफार्मर. ये इसके दो सर्किट्स हैं. वन इज इनपुट सर्किट एट द वन एंड एंड अदर वन साइड इट इज हैविंग अ आउटपुट सर्किट. इनपुट सर्किट में हम कुछ वोल्टेज देंगे. ठीक है, दैट इज अ सम वोल्टेज वी कैन से 1 kV फॉर एग्जांपल. ठीक है, 1000 वोल्ट. तो 1000 वोल्ट दे रहे हैं, उसमें से कुछ करंट पास करेगा, दैट इज नोन एज I1. अब जो आउटपुट पे हमें मिलेगी दैट इज V2 और I2. ठीक है, ये एक अलग वोल्टेज मिलेगी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम V1. ठीक है,
अगर तो V2 V1 से ज्यादा है, मतलब अगर यहाँ पे 1 किलो वोल्ट है और यहाँ पे 2 किलो वोल्ट आ रही है आउटपुट पे, तो उस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर का नाम होगा दैट इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को बढ़ा के भेज रहा है एट द आउटपुट साइड, राइट। और अगर V2 हमारा V2 से कम V2 हमारा V1 से कम है, V1 ज्यादा है, मतलब हम इनपुट पे ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट पे अगर हमें कम मिल रही है, तो दैट टाइम द ट्रांसफार्मर विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अदर वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। अब when the voltage is raised on the output side, अगर आउटपुट साइड पे वोल्टेज बढ़ के आ रही है हमें, that time it is called step up transformer, कॉपी पे नोट करिए। whereas the transformer in which the voltage is lowered on the output side, अगर आउटपुट साइड पे हमें वोल्टेज कम होके आ रही है, कम मिल रही है as compared to V1, that time it is a step down transformer, right। next, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, why we need transformer in our country? Usually electrical power is generated at 111 kV or more। हमें जो नॉर्मली पावर प्लांट में जो पावर जनरेट होती है वो 11 किलो वोल्ट और उससे ज्यादा वोल्टेज पे हम पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है जी। फॉर इकोनॉमिकल रीजंस AC पावर इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेजेस। अब जब हम उस वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मैं जलंधर से लुधियाना में मैंने कुछ वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से भेजनी है वहां तक ट्रांसमिशन पे। बट ये अगर मैं इसी पावर को जो मेरे घर पे आ रही है अगर मैं इसको भेजूंगा तो ये रास्ते में लॉसेस आ जाएंगे इसके रिलेटेड कुछ, तो ये वोल्टेज कम होती जाएगी और कुछ वायर्स की रेजिस्टेंस होती है उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। So after some distance it will become zero, या it will reduce to a great extent। बट अगर मैंने इसको बहुत दूर भेजना चाहता हूँ तो आई हैव टू फर्स्ट इंक्रीज द वोल्टेज टू एक्सटेंट लेवल, फ्रॉम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए पावर को पहले उसको बढ़ाना पड़ता है, वी हैव टू रेज इट टू द हाई लेवल, देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज अप्लाइड एट द जनरेटिंग स्टेशन। तो उस टाइम पे जनरेटिंग स्टेशन में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। अब हमें जो घरों के लिए वोल्टेजेस चाहिए दैट इज ओनली 220 और जो इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए दैट इज 440 ओनली, तो जो हम पीछे से आ रही है वो 11 केबी से ज्यादा है, तो हम उसको पहले स्टेप डाउन करेंगे, एट दैट टाइम ट्रांसफार्मर इज आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ठीक है जी। Then to feed different areas, voltages are stepped down to different levels by transformer at various substations। Substations लगे होते हैं छोटे छोटे जहाँ पे हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 400 और 230 वोल्टेज फॉर सेफ्टी रीजन। थ्री फेज के लिए 400 से 440 वोल्ट और जो हमारे घरों के लिए 220 से 250 वोल्ट में हम इसको स्टेप डाउन करते हैं, राइट। सो दिस इज द नीड एंड दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, अब ये आप देखिए यहाँ पे What is the transformer? The transformer is a static device. It has mainly three parts. First is primary winding. Second is secondary winding. And third is core. Now we describe, how does the transformer work? If alternating current supply is applied to the primary winding, the magnetic flux will set up in the laminated core. This magnetic flux cuts the secondary winding, and, according to Faraday's laws of electromagnetic induction, it produces mutually induced EMF in the secondary winding. Let E1 equal to primary induced EMF.
E2 equal to secondary induced EMF, and N1 equal to number of turns in primary winding, and N2 equal to number of turns in secondary winding. So, the voltage transformation ratio K equals E2 by E1, and equals N2 by N1. राइट। तो ये आपने वीडियो देख ली, इसमें काफी क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसमें दो वाइंडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग, और कैसे ये एक प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक जो है पावर को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, विद स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, राइट। सो इसका जो बेसिक हम वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो इसका जो हम इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये आप अपनी कॉपी पे नोट करिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके पीछे राज क्या है, ट्रांसफार्मर के पीछे जो काम करने के लिए प्रिंसिपल है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई। और ये हमने बखूबी से बीडब्ल्यू में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। बीडब्ल्यू में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, जिसमें एक जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसको अगर हम किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो उसके पास अगर कोई मैग्नेट को हम लेके जाते हैं और मैग्नेट को मूव करते हैं, दैट टाइम द फ्लक्स इज जनरेटेड फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। वही चीज क्या होगी, दो तरह की फ्लक्स जनरेट होती है, एक तो होती है सेल्फ इंड्यूस्ड, ठीक है जी, फ्लक्स जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगी। एट दैट टाइम ईएमएफ विल प्रोड्यूस्ड एट दैट वायर, ठीक है। और ये जो ईएमएफ है दो तरह की होगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि उसी कॉइल में जनरेट होगी, और दूसरी जो है म्यूचुअल म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जो कि साथ वाली वायर अगर उसके साथ ही कॉइल लगी हो तो उसमें वो इफेक्ट क्रिएट करेगी, उसमें ईएमएफ जो जनरेट होगी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बीडब्ल्यू में, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, आपने ये याद रखना है तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वाइंडिंग्स प्लेस्ड ओवर द लैमिनेटेड स्टील सिलिकॉन स्टील कोर। अब ये दो वाइंडिंग्स होंगी ट्रांसफार्मर की, डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग्स होंगी, देयर विल बी नो कनेक्शन ऑफ दीज वाइंडिंग्स विद ईच अदर, बट ये किस पे कनेक्ट की होगी, एक सिलिकॉन स्टील का एक लैमिनेशन होगी, सिलिकॉन स्टील का एक कोर मटेरियल होगा जिसके ऊपर ये दोनों वाइंडिंग्स को रोल अप किया होगा, ठीक है, बाउंड किया होगा, जैसे कि ये दिया हुआ। अब इसमें क्या है, दिस इज अ सिलिकॉन स्टील, और एक वाइंडिंग ये है हमारे पास, एक वाइंडिंग इधर दूसरी साइड लगी। अब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये कोर से जुड़ी होंगी बट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होंगी, ठीक है। द वाइंडिंग टू विच एसी सप्लाई इज कनेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। जिसके साथ हम मेन सप्लाई और एसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग के साथ हम लोड को कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द आउटपुट साइड, that is called a secondary winding, ठीक है। so it is having a two winding, ये इसका सिंबल है, ये आप कॉपी पे बना लीजिए। एक साइड पे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक साइड पे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। एक साइड पे हम मेन एसी सप्लाई देंगे और दूसरी साइड पे लोड कनेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, when AC supply of voltage V1 is connected to the primary winding and alternating flux is set up in the core, ये EMI कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये डेफिनेशन है कि अगर हम किसी कॉइल पे अगर हम वोल्टेज को पास करें, ठीक है, वोल्टेज या उसमें से करंट पास करें, ठीक है, तो क्या होगा, देयर विल बी अ फ्लक्स सेटअप इन दैट वाइंडिंग, ठीक है। तो वही चीज हो रही है। अब जो वाइंडिंग है, जो हमारे पास इनपुट है वो एसी सप्लाई है, दैट मींस इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, दैट मींस जो फ्लक्स इसमें जनरेट होगी दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ठीक है। तो वो V1 के कारण यहाँ पे सेट हो रही है, ठीक है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ये यहाँ पे फाई लिखा।
The alternating flux when links with the secondary winding and EMF is induced in it called mutually induced. अब ये फ्लक्स यहाँ से कोर से होते हुए इस वाइंडिंग में से पास करेगी, तो ऐसे ऐसे पास कर रही है ये। जब ऐसे ऐसे पास करेगी तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कॉइल में से फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, दैट टाइम इट इज देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट कॉइल। ठीक है, तो ये फ्लक्स जब इस कॉइल में से पास करेगी तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसको हमने नाम दिया म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली क्यों दिया? बिकॉज इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दैट वायर। किसी दूसरी कॉइल के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज V1। अब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज ऑपोजिट विद द V1। जो हमने लेंज लॉ में पढ़ा हुआ है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, जो उसको जनरेट कर रहा है उस वोल्टेज से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा उल्टी होगी। ठीक है, ऑपोजिट होगी। सो इट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, द सेम अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स with the primary winding and produces self-induced EMF E1 which also act as an opposite direction to V1 according to Lenz law। अब दो तरह की EMF इंड्यूस होगी, एक तो इसी कॉइल में होगी जो कि सेल्फ इंड्यूस है, और एक इस कॉइल में होगी जो कि म्यूचुअली इंड्यूस EMF। हमें क्या चाहिए? म्यूचुअली इंड्यूस EMF। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोड पे जो है वो EMF जनरेट हो सके। ठीक है, there is no electrical connection between primary and secondary winding but electrical power is transferred from primary circuit to secondary circuit through mutual flux। वो कहते हैं there is no electrical connection between these two windings, ये हम already discuss कर चुके हैं। कोई connection नहीं है इन दोनों का, आपस में कोई वायर नहीं कनेक्ट होगी एक दूसरे के साथ, बट फिर भी जो इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू द सेकेंडरी सर्किट, किसके कारण हो रही है? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स जो इंड्यूस दोनों की तरफ जा रही है उसके कारण उनमें से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दोनों तरफ, दैट इज नोन एज द म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। The induced EMF in the primary and secondary winding depends on the rate of change of flux linkages। ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, वो कहता है कि जो इस पे इंड्यूस जो E2 जो हमारी सेकेंडरी साइड पे जो फ्लक्स इंड्यूस हो रही है, जो EMF इंड्यूस हो रही है सॉरी, वो किस पे डिपेंड करती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आ रहा है। यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो रही है इसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस कब आएंगे? जब हम या तो कोई मूविंग पार्ट इसके पास लेके जाएं, वो हमारे पास है नहीं, इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। दूसरी ऑप्शन क्या है? हम इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं जो कि रेगुलरली चेंज हो रही है। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगी करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल जनरेट द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा। जितनी फ्लक्स में चेंजेस आएंगे और मल्टीप्लाई बाय एन, एन क्या है? दिस नंबर ऑफ टर्न्स। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसके अकॉर्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस होगी। मतलब E is proportional to number of turns multiply by rate of change of flux। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? कि हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं उसको, मतलब जो वोल्टेज चेंज हो रही है उसके कारण करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज होगी, तो ये चेंज हो रहा है। सेकंड थिंग, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स एट द आउटपुट साइड, उसके अकॉर्डिंगली ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वही ईएमएफ जो है वो यहाँ पे इंड्यूस हुई और उसके कारण करंट निकलेगा I2 और वो करंट लोड पे जाएगा जो कि हमें ट्रांसफार्मर में आउटपुट मिलेगी, राइट। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। अब दो तरह की नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, एक तो प्राइमरी साइड पे जो कॉइल वाउंड की है उसकी अपनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, और एक सेकेंडरी साइड पे जो कॉइल वाउंड की है उसकी अपनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। जो प्राइमरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स है वो दैट इज नोन एज N1, जो सेकेंडरी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज कॉल्ड N2। सो वो कहता है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंड, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी E1 वो किस पे डिपेंड करेगी? N1 पे, कि N नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट साइड पे कितनी है, और जो E2 प्रोड्यूस होगी एट द आउटपुट साइड वो किस पे डिपेंड करेगा? N2 कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितनी है सेकेंडरी। अगर तो N2 ज्यादा है N1 से तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, अगर N1 ज्यादा है N2 से मतलब इसकी कॉइल ज्यादा है इधर से तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, अगर N2 ज्यादा है N1 से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, राइट। नेक्स्ट, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या होता है?
द रेशियो ऑफ प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न इज कॉल्ड टर्न रेशियो। मतलब जो प्राइमरी टर्न्स की रेशियो है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी में है 100 टर्न्स और N2 में है 10 टर्न्स, तो उस टाइम पे जो टर्न रेशियो होगी दैट इज 10। ठीक है, स्टेप डाउन होगा, एक तो N2 की जो टर्न्स है वो कम है N1 से, सो इट इज अ स्टेप डाउन और टर्न रेशियो विल बी 10। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K। अब कितनी वोल्टेज से कितनी बन रही है, इनपुट से कितनी आउटपुट बन रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम डिनोट करेंगे E2 बाई E1 से। अगर मेरी E2 पे बन रही है 10 वोल्ट, ठीक है, और इनपुट जो दी थी मैंने वो दी थी 100 वोल्ट, तो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगी दैट विल बी 0.1। ठीक है, और ये हमें पता है जो E2 है दैट इज प्रोपोर्शनल विद N2 और जो E1 है दैट इज प्रोपोर्शनल विद N1, सो इट इज K इज आल्सो डिनोटेड एज N2 ओवर N1, राइट। सो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टर्न रेशियो की डेफिनेशन भी अपनी कॉपी पे नोट करना है। ठीक है जी, और इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमने जरूर नोट करना है कॉपी पे, और अगर कुछ नहीं समझ आता तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में। आप कमेंट्स में भी नीचे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ भी, राइट। सो थैंक यू।